अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर आसिफ बाजवा और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया शो क्रिकेट दीवाने यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ हैं उमैर भाई और हम डिस्कस करेंगे आज पीएसएल पे जो अब तक की अपडेट्स हैं, कब होने जा रहा है पीएसएल, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का क्या सीन होगा, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। पाकिस्तान टीम लैंड कर चुकी है साउथ अफ्रीका में, उस पर बात की जाएगी कि पहले ओडीआई की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कैसा ओडीआई सीरीज होगी, साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स आईपीएल खेलने जा रहे हैं, उसका क्या प्रॉपर सीन बन रहा है। इसके अलावा और बाकी न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ क्रिकेट की आपके साथ डिस्कस की जाएँगी। उमैर भाई वेलकम टू द शो, क्या हाल-चाल है? थैंक यू सो मच फ़खर एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। और सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि मेरी कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से हम काफ़ी अर्से से शो कंटिन्यू नहीं रख सके थे। उसमें ये था ड्यूरिंग पीएसएल भी पोस्टपोन्ड हुआ, और उसमें ये कि हम फ़खर के चैनल पे तो लाइव आते रहे। मैं अपने तौर से जितना अपने तौर से इनपुट दे रहा था फ़खर के, उसमें भी। और माशाल्लाह फ़खर, आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो आपने अपने चैनल पे 100 के जो है वो कंप्लीट किए और मुझे बहुत खुशी है। और क्या मुझे बात ज़ाहिर-सी बात है कि माशाल्लाह बहुत एक आपने मैराथन शोज़ किए हैं अपने उसमें, है। तो इट इट टेक्स रियली गट्स कि आप इस तरीके से लाइव आप जाके करें। और बाकी लोगों को थोड़ा-सा ये भी बताना चाहिए हमारी ऑडियंस को कि इतना आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें मैनेज करना। क्योंकि ऑब्वियसली इंसान की पर्सनल लाइफ़ भी साथ-साथ चल रही होती है, प्रोफेशनल लाइफ़ भी चल रही होती है, और एक तरह से ये शौक भी लेके साथ-साथ चलना, हुँ, इस चीज़ में मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह अब इस चैनल के ऊपर भी हम क्रिकेट दीवाने पे भी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। होपफुली आपको हमारे शोज़ अब रेगुलरली नज़र आएँगे और अपडेट्स हम मिलती जाएँगी। अच्छा, बिल्कुल कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उसमें जैसे फ़खर ने कहा है कि बिल्कुल जो अपडेट्स आ रही हैं, स्टार्ट में हम पीएसएल से स्टार्ट करते हैं। तो पीएसएल में पहले तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट था कि जिस तरीके से वो कोविड की चीज़ों को पीसीबी उस तरीके से मैनेज नहीं कर सका, और उसके बाद एक पोस्टपोन हो गया उसपे। और ना सिर्फ फ़खर इस दफ़ा पाकिस्तानी फैन, बल्कि मुझे ये खुशी हुई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन के इंडियंस जो हैं हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा इन्वॉल्व थे और बहुत कीनली इस चीज़ को देख रहे थे कि किस-किस इवन के एक-एक प्लेयर को वो देखना चाह रहे थे और ब देख भी रहे थे। तो इस चीज़ को मुझे बड़ा खुशी हुई देख के। हम लोगों ने तो लाइव शोज़ भी किए, तो हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि किस तरीके से उन्होंने एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। तो दिस शोज़ हाउ मच द बिगर ब्रांड पीएसएल राइट नाउ। और क्रेडिट गोज़ ऑल ओवर जो उनकी मैनेजमेंट है, प्लेयर्स है, ख़ास तौर पे जो प्लेयर्स की एक इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जिस तरीके से हम हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कराची और लाहौर का मैच ही ले लें, तो उसमें जिस तरीके से दोनों टीम्स ने और ईच ईच एवरी प्लेयर्स ने जिस तरीके से इनपुट दिया, इस तरह के जो मैचेज़ हैं वो आपकी लीग को का स्टैंडर्ड बहुत हाई ले जाते हैं। तो बिल्कुल, इस हमें चीज़ तो के दुःख हुआ एज़ अ ही था पाकि जब जी, 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 पीएसएल बिल्कुल। पोस्टपोन हुआ। तो लेकिन बाकी इंडियंस भी जब मेरे शो में भी लाइव आते हैं, तो वो भी आके ना काफ़ी दुःख का इज़हार करते हैं। बाद में जब हमने लाइव किए इंडिया इंग्लैंड पर भी, तो काफ़ी वो अफसुर्दा थे कि हमारा एक वो मैराथन शोज़ चल रहे थे और काफ़ी हमें मज़ा आ रहा था कि पीएसएल सुबह वो उनके टेस्ट मैचेज़ चल रहे थे इंडिया इंग्लैंड के, रात को वो पीएसएल हमारा फॉलो करते थे। और इस बार तो दिखाया भी जा रहा था, इंडिया में अमूमन दिखाया नहीं जाता जी, लाइव पीएसएल, लेकिन इस बार वो टेलीकास्ट हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा वो फॉलो कर रहे थे और कह रहे थे कि काफ़ी दुःख है कि हमें पीएसएल पोस्टपोन हो गया है। और फिर वो सारा तकरीबन मज़ा ही किरकिरा हो गया। लेकिन फिर जो भी वजूहात थी, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हो गया, हमें आगे देखना है। अब कह रहे हैं कि जून में दोबारा रिज़्यूम होगा, 2 जून की डेट आ रही है और 20 जून को जी। फाइनल की डेट्स आ रहे हैं। इसमें एक थोड़ी उन्होंने तब्दीली की है कि क्वारंटीन पीरियड थोड़ा लंबा कर दिया है। 7 हुँ। डेज़ का कह रहे हैं, 23 मई से क्वारंटीन पीरियड शुरू होगा और 2 जून से फिर मैचेज़ स्टार्ट होंगे। अच्छा, इसमें वो थोड़ा गर्मी का इश्यूज़ आ रहा है कराची में, क्योंकि जून में तो काफ़ी ह्यूमिडिटी होगी, काफ़ी गर्मी होगी। उन्होंने थोड़ा मैच टाइमिंग्स भी आगे की हैं, 4 बजे कह रहे हैं पहला मैच होगा, 9 बजे दूसरा मैच होगा। तो वो कितना इफ़ेक्ट करेगा, जो हमें पहला ट्रेंड आ रहा था कि टॉस जीतो मैच जीतो, वो ट्रेंड फाइनली मैच में खत्म तो हो गया था, लेकिन स्टिल अब मुझे नहीं लगता इतना उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा अब जब जून में दोबारा रिज़्यूम होंगे। अच्छा फ़खर, उसमें आप देखें स्टार्ट में तो रूमर्स ये आ रही थी कि जी लाहौर में जून में होगा, जो कि हुँ, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता था। लाहौर में जिस तरीके से गर्मी होती है वो तो इवन कि एट नाइट भी पॉसिबल नहीं है। कराची में सही। एक बिल्कुल एज ये होता है कि वहाँ पे शाम के वक़्त हवा चल जाती है, और जो टेम्परेचर है काफ़ी हद तक एक नॉर्मल सिनेरियो पे आ जाते हैं। ऑब्वियसली देयर इज़ अ स्टिल एक चैलेंज होगा प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है वहाँ पे, और ऑब्वियसली गर्मी है तो उसका सारा सिनेरियो तो आपको करना पड़ेगा। तो अच्छा, उसमें टॉस मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा ह्यूमिडिटी अब डिपेंड करना पड़ेगा। अगर जो ज़्यादा होगा तो देखना पड़ेगा सेकंड टाइम बॉल किस तरह ब्रे वो करती है। और एक और चीज़, अभी तक तो हमें अभी तक तो आइडिया क्या था कि देखें कराची को फ़ेवरेबल करती हैं फास्ट बॉलिंग, और सब फास्ट बॉलिंग से खिला रहे थे ज़्यादातर। आपने देखा इवन कि मुल्तान सुल्तान की
जो उनको लाहौर में हेल्प मिल रही थी, उनको या मुल्तान में हेल्प मिल रही थी, वो कराची में उस तरीके से नजर। यही एक वजह है कि वो, एक तो उनकी कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा नहीं बन पाया, और दूसरा उनकी बॉलिंग भी उस तरीके से क्लिक नहीं की जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि बिल्कुल रिजवान जिस तरीके से फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल में उनका स्ट्रगल करना नहीं बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी रीजन है। लेकिन क्योंकि गर्मी होगी, मे बी वहां पे स्पिनर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा टर्न मिले। और एक और भी चीज, अभी स्केड्यूल का हमने देखना पड़ेगा हमें, कि क्योंकि अभी ये ऑन गोइंग डिस्कशन है कि आप डबल हेडर्स पे जाएंगे या फिर हर दिन एक मैच करेंगे, क्योंकि सही है। इसमें क्या होता है, अगर के गर्मी की वजह से प्लेयर्स की आपको भी देखना पड़ता है, और जब जितनी ज्यादा गर्मी में आप खिलाएंगे वहां पे इंजरीज का खर्चा होता है, क्योंकि प्लेयर्स ने तो अपनी तौर से जान मारनी है, लेकिन वो ऐसे वेदर कितना ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, वो देखना पड़ेगा सारा कुछ। हाँ, ये तो कहते हैं वीक डेज में शायद मुश्किल एक है। एक मैच हो, वीकेंड्स पे शायद जी जी डबल हेडर्स कर लें। जी जी, वीकेंड पे यही यही अभी तक ज्यादातर जो फ्रेंचाइजीज भी हैं, जो मेरी इनसाइडर्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो वीकेंड पे दे आर फेवरेबल के, ओबियसली क्योंकि अब आई डोंट नो कि क्राउड का क्या सिनेरियो है, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड की जो सिचुएशन है वो हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी टफ होती जा रही है। आए अगर तो अल्लाह करे ये बेहतर हो, और अल्लाह ना करे अगर ऐसी रहती है, तो मेरे ख्याल में क्राउड का आना मुश्किल होगा। तो जो कि बिल्कुल एक और सेटबैक होगा पीएसएल के लिए, क्योंकि क्राउड की एक प्रेजेंस चाहे 50% ही हो, वो फिर भी एक प्लेयर्स के अंदर जान नजर आती है। अब कराची और लाहौर का मैच में देखें, क्राउड था, तो एक आमिर ने जो दिल्ली को आउट किया, उससे पहले वो क्राउड को जल अप क्राउड कर पर रहे थे। था तो एक ऐसे ही। बिल्कुल, और मतलब एक प्लेयर को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है क्राउड के होने से, क्राउड बैक करने से, तो बड़ा फर्क पड़ता है एक खाली स्टेडियम में खेलना और एक विद क्राउड खेलना। तो ये चीज तो खैर ऑब्वियसली एक सिनेरियो ऐसा है ओवरऑल, तो ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी। तो आई होप कि हम इंशाल्लाह इस विंडो को अपॉर्चुनिटी कर सकें, क्योंकि मेरी बात है, अगर हमने ये विंडो भी मिस कर दी, तो आई डोंट सी कि नियर फ्यूचर में कोई और ऐसे विंडो नजर आएगी। तो उसके क्योंकि, बाद नहीं। और अभी फखर में, जी जी फखर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि व्यूअर्स को आप बताएं कि क्योंकि हम विंडो चेंज हो गई है, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स थे वो अनअवेलेबल होंगे काफी, और कुछ ऐसा भी होगा हमारे अपॉर्चुनिटीज जो नहीं आ पा रहे थे वो आ सकेंगे। तो इस चीज पे भी मैं ऐसे चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा रोशनी डालें। काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है फॉरेन प्लेयर्स का, स्पेशली ये जून में, तो क्योंकि काउंटी सीजन होता है इंग्लैंड का, और उसके अलावा इंग्लैंड की भी और बाकी की कंट्रीज की भी इंटरनेशनल सीरीज, तकरीबन ऑलमोस्ट सारों कंट्रीज की सीरीज होंगी उस वक्त। तो काउंटी सीजन में भी ये होता है कि सारी, जैसे पाकिस्तान में बाकी दूसरे कंट्रीज के आते हैं खेलने के लिए, तो काउंटी में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है फॉरेन प्लेयर्स की। तो जैसे राशिद खान की भी मैं न्यूज पढ़ रहा था कि ससेक्स ने उनको री साइन कर लिया है इस जी साल जी विटालिटी ब्लास्ट के लिए। इसके अलावा लोअर क्लास के बाकी प्लेयर, डेनली डेनली हैं, टॉम एबल हैं, वो तो उनके रेगुलर इंग्लैंड के ही प्लेयर्स हैं। समित पटेल हैं, वो भी प्रेफर शायद अपनी काउंटी टीम्स को ही करेंगे। उसके अलावा डेविड विजे भी खेलते हैं काउंटी, उनका भी देखना पड़ेगा वो किस चीज को प्रेफर करते हैं, वो पीएसएल को प्रेफर करते हैं या काउंटी सीजन को प्रेफर करते हैं। तो हर प्लेयर्स का देखना पड़ेगा। इसके अलावा कराची में बात करें तो कराची में भी जो क्लार्क जैसे प्लेयर हैं उनका मुश्किल होगा, डैन हम्म क्रिश्चियन का मुश्किल होगा आना। फिर एलेक्स हेज सबसे ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड को नुकसान होगा, एलेक्स हेज नहीं आ सकेंगे। उसके बाद साकिब महमूद पेशावर जलमी के नहीं आ सकेंगे, टॉम कॉलर कैडमोर नहीं आ सकेंगे। ऐसे सारे हर टीम को तकरीबन काफी ज्यादा नुकसान होगा। और एक जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, इसको मिनी ड्राफ्ट का भी शायद नाम दिया जाए, क्योंकि काफी अच्छा ड्राफ्ट होगा फॉरेन प्लेयर्स का, स्पेशली ड्राफ्ट तकरीबन मई में एक तरह से एक्सपेक्टेड कहें है जी। दोबारा, दोबारा मई एक के तरह से मिड में बिल्कुल बता एक्सपेक्टेड है, दोबारा ही जी जी सारा ड्राफ्ट होगा फॉरेन प्लेयर्स के लिए। उसमें जो सीरीज है, आई थिंक वो न्यूजीलैंड की व्हाइट बॉल जो टीम है, व्हाइट बॉल स्क्वाड जो है वो फ्री होगा। उनका जो रेड बॉल है उसकी फाइनल है इंग्लैंड के साथ, सीरीज भी है, फिर फाइनल भी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंडिया के साथ। तो उनकी जो व्हाइट बॉल के प्लेयर्स हैं वो फ्री होंगे। लेकिन उनमें जिमी नीशम का मैं भी पढ़ा था कि शायद उनको भी ऑफर हुई है विटालिटी ब्लास्ट से, तो जिमी नीशम शायद अवेलेबल ना हो सके। लेकिन बाकी जो उनके टीम साइफर्ट वगैरह प्लेयर हैं, या एक एलन, अभी आई थिंक आरसीबी ने भी उनको साइन किया है, अभी वो फिन एलन, इंटरनेशनल भी खेलने फिन जा एलन, खेलने एलन, फिन उनको एलन। अभी इंटरनेशनल खेलना जा रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, T20 सीरीज में। तो वो अगर एक्साइटिंग विकेट टैलेंट कीपर बैट्समैन है। नजर आए, वो भी विकेट कीपर वो भी आ सकते हैं। तो जो वाइट बॉल प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के वो आ सकते हैं। बाकी अफगानिस्तान के प्लेयर्स फ्री होंगे, जो काउंटी नहीं खेलेंगे वो आ सकते हैं। बांग्लादेश के भी आई थिंक, बांग्लादेश के शायद मुश्किल है ऐसे, काफी कम टीम्स है अफगानिस्तान न्यूजीलैंड, सिर्फ 3-4 टीम्स ऐसी हैं। कईयों की अभी सीरीज अनाउंस नहीं हुई, लेकिन वो इम्कान है कि आगे जाके अनाउंस हो जाएंगी। उनमें वेस्ट इंडीज भी शामिल है, कि अभी तक तो सीरीज उनकी नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ उनकी सीरीज अनाउंस हो जाए, तो वो प्लेयर्स भी एक्सपेक्टेड है। अनअवेलेबल हो जाएंगे।
तो कोशिश पीसीबी की तो यही रहेगी कि जितना देर से हो ड्राफ्ट उतना बेहतर है। जैसे पिछले साल भी अभी जो इस साल का मेन ड्राफ्ट था वो भी काफी देर इसलिए इन्होंने लगाई थी कि क्लियर हो जाए कि कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे कौन से नहीं होंगे। फिर भी हमने देखा काफी ज्यादा हमें रिप्लेसमेंट लेनी पड़ी थी एंड टाइम पर प्लेयर्स का, कभी इंजरी हो जाती है, कभी वो इंग्लैंड का टूर था इंडिया का, वो उसमें प्लेयर्स के नाम आ गए। तो अभी इसका भी यही कोशिश की जाए कि जितना लेट किया जाए ड्राफ्ट उतना बेहतर रहेगा। अच्छा, उसमें आपने बिल्कुल सही नाम दिया। अब जेम्स विंस का नाम लेना भूल गए। वो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद दो प्लेयर्स के ऊपर चल रही थी, एक रिजवान और एक दूसरा जेम्स विंस, जो कि मुल्तान आउटस्टैंडिंग सुल्तान, परफॉर्मेंस। और सॉरी, मुल्तान सुल्तान। जी जी, राइले क्योंकि रुसो भी उन बल्कि दोनों मतलब आई थिंक खेलते हैं। राइले रुसो भी जी जी, काउंटी रायली खेलते हैं। रूसो भी खेलते हैं। अच्छा, अब ये भी देखना है फखर, क्योंकि अभी हम दोनों डिस्कस कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा कि इस दफा जो वेटलिटी ब्लास्ट की जो स्केड्यूल आया है वो काफी ज्यादा लेंथी और काफी ज्यादा उन्होंने सेगमेंट्स ऐसा लगता बनाए हैं। तो हम्म आई डोंट नो कि अब अगर प्लेयर्स प्रेफर क्या करते हैं, मेरे ख्याल में क्योंकि जो इतनी लेंथी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें कई दफा प्लेयर्स क्या करते हैं, दो सर्टेन अमाउंट ऑफ मैचेस के लिए अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं। तो स्टिल ये वो आपने बात की कि कोशिश यही होगी कि ड्राफ्ट एंड में तक जाए, क्योंकि उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर कितना अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं, या फुली अवेलेबल कर रहे हैं, या पार्शियल अवेलेबल कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हम्म ये भी है कि मेरी नजर में अगर मैं लाहौर की बात करूं तो उसमें जो दिल्ली हमें ऑब्वियसली वो बिग बैश से उतना ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आए। थोड़ा सा आप ये देखें कि मुझे आज भी याद है कि जो आमिर ने जिसपे आउट हुए थे वो बॉल पे उनका फीट मूवमेंट नहीं बिल्कुल चल रहा था। उसके अलावा जो समित पटेल हैं वो भी बहुत ऑफ कलर नजर आए इन बॉलिंग भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो कराची के पीछे तो उनको सूट नहीं कर रही थी। और अभी तक अगर आप बैटिंग में देखें तो उनको ऐसा खास मौका भी नहीं मिला एक मैच के अलावा जिसमें वो उतना ज्यादा कुछ कर नहीं सके। तो मेरे ख्याल में देखा जाए तो अगर अच्छी रिप्लेसमेंट मिल जाए तो लाहौर एक स्टिल एक बैलेंस साइड अपनी बना सकती है। और ये देखना पड़ेगा कि मजे की बात जो एक लाहौर के लिए मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने राशिद खान अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो संदीप लमेचानी को भी उन्होंने बैकअप पे पिक कर लिया था। अब उसको हम्म। रिटेन करते हैं या दोनों को रिटेन करते हैं, ऑब्वियसली फिर वो आप वाली बात है कि संदीप का कराची के भी पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो गया वैसे। है विटालिटी में। अच्छा हाँ, जी जी, वो मुझे बता, संदीप बिल्कुल उनका भी कॉन्टेक्ट हो गया है। संदीप का भी तो अब वो वाली बात है कि काफी सारी देर आर लॉट ऑफ आंसर्स टू बी, मतलब क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। तो देखना हम्म, पड़ेगा कि किस तरीके से जो है ना ये ड्राफ्ट बिल्कुल। बड़ा मजे का ड्राफ्ट होने होने जाएगा एक तरह से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि वही हाइप होगी मुझे लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम्म, टीम जो है दोबारा से शेप अप होंगी नई तरीके से। सारे अपना वो तो ये कॉम्बिनेशन दोबारा कोर से नया बनाना बनाएंगे। पड़ेगा उनको। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। अभी टू अर्ली है अभी। मार्च एंड हो रहा है, अप्रैल है, फिर मई में एंड पे जाके, मई के मिड में जाके फिर ड्राफ्ट होगा। तो इसमें एक तो ये था कि पहले जब ड्राफ्ट हुआ था उसमें ये था कि आधे मैचेस लाहौर में है, तो टीम्स ने उस तरह अपना स्क्वाड बनाया था। जैसे मुल्तान ने 3 लेग स्पिनर लिए थे, तो उनके बैक एंड पे यही होगा कि हमने लाहौर में जाके फाइनल स्टेज खेलनी है, तो हमें अपनी स्पिन यही हैवी पॉइंट टीम है। रखनी पड़ेगी। लेकिन अब बिल्कुल चूंकि बिल्कुल। लाहौर में मैचेस नहीं होंगे तो एक थोड़ा सेटबैक वो उनको भी होगा। लेकिन अब कराची के में जो उन्होंने दोबारा से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, फॉरेन प्लेयर्स, वो उस तरह के सेलेक्ट करेंगे जो कि कराची में उनको हेल्प दे सकें। लेकिन कंडीशन भी डिफरेंट होगी, जून में कंडीशन डिफरेंट होती है, फरवरी मार्च की कंडीशन डिफरेंट होती है। तो उस लिहाज से सारा कुछ देखना पड़ेगा। काफी एक्साइटिंग अच्छा, फेज होने वाला मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं भी हाईलाइट देख रहा था क्वेटा और लाहौर के मैच में। उसमें जो जाहिद महमूद ने सोहेल अख्तर को बोल्ड किया था, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल थी। और अच्छा, उसमें मैं ये बात नोट कर रहा था, उनको जो रन पड़े थे वो उनकी शॉर्ट शॉर्ट उन गुड लेंथ से शॉर्ट पे बॉल कर रहे थे, उस पर रन पड़े थे। इसका मतलब क्या है, मैं ये देखना चाह रहा था कि कराची की विकेट भी स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है अगर आप इन चैनल बॉल करें। अब आप ये देखें, ठीक है। राशिद खान को पहले मैच में कोई चौका नहीं पड़ा, कोई बाउंड्री नहीं पड़ी। सेकंड में ओबियसली वो अनलकी रहे, उनके कैच भी छूट गया था एक, और उसके बाद उनके दो तीन उनको वो क्रिस गेल वगैरह सेट हो गए थे। लेकिन मैं हम्म, समझता हूँ कि स्टिल ये मेरी एक ओपिनियन है कि हमने एक मिथ जरूर बन गई है कि जी कराची की पिच पे ज्यादा फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन अगर अच्छा स्पिनर भी वहां पे खिलाएं और वो कंटेन करने पे जाए तो मेरे ख्याल हम्म, में वो स्टिल देयर इज एन गुड ऑप्शन। तो मैं ये मतलब एक ये वही वाली बात है कि एक आम फैन वाली बात है। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कि अगर लाहौर के पास जैसे शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ स्टार्ट में, और सेकंड चेंज पे राशिद खान और संदीप लम्बेचानी आ जाए तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ उनकी बॉलिंग लाइनअप हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी सही। अर्ली टू से, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है इसमें। सारा वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, आपकी टेल कितनी लंबी हो रही है, वो सारे सिनेरियोज वगैरह देखकर ही फिर फैसला करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि पार्ट टाइमर्स को तो हम उतना सपोर्ट नहीं करी थी प्रकाश जी के बीच, लेकिन जो प्रॉपर स्पिनर थे उनके लिए तो हर पिच में ही कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे राशिद खान है और उस्मान कादिर टाइप जो बॉलर है, उनके लिए हर पिच में कुछ ना कुछ हेल्प रहती ही है। चलें, पीएसएल की बात होगी आगे भी, जैसे अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी, इस पे करते रहेंगे। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज आ रही है, पहले
ओडीआई सीरीज एक अपडेट दी कि साउथ शकील इंजर्ड होके बाहर हो चुके हैं स्क्वाड से और आसिफ अली को इन किया। आसिफ अली के पीछे काफी ज्यादा फिर लोग बातें कर रहे थे कि उनका पास्ट रिकॉर्ड इस तरह नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिस मैच में एक 95 स्कोर किया था अभी जो सेकंड इंटर स्क्वाड मैच हुआ था, तो इस वजह से उनको टीम में ले आए हैं। तो उस वाले से मैं बताना चाहता था कि ऐसी ठीक है वो आसिफ अली को ले आए, लेकिन जो आप रिप्लेसमेंट चाह रहे थे जैसे कि हारिस सोहेल को अगर ले आते या किसी कोई और बाहर से कामरान गुलाम को ले आते तो वो नहीं आ सकता था, क्योंकि वो बबल का हिस्सा नहीं थे। बबल में जो प्लेयर्स मौजूद थे, क्योंकि अगले दिन उन्होंने ट्रैवल करना था, जिस दिन साउथ अफ्रीका इंजर्ड हुआ अगले दिन उन्होंने साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना था। तो जो जो बबल में प्लेयर्स मौजूद थे उधर से ही उन्हें रिप्लेसमेंट लेनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने आसिफ अली को प्रेफर किया फिर। तो इस वजह से हमें पीसीबी को ब्लेम इस चीज पर नहीं करना चाहिए। उन्होंने आई थिंक जो बबल में मौजूद प्लेयर्स हैं उनसे रिप्लेसमेंट जो ली है वो सही ली है। क्या कहेंगे मैं? अच्छा अच्छा, पीसीबी को खैर ये तो आपने बात जो सिनेरियो बताया उसमें तो ऑब्वियसली पीसीबी को ब्लेम नहीं बनता उनका। ठीक है, वो वाली बात है, जो अवेलेबल स्क्वाड थी, जो उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने ट्रैवल करना था, तो जो सुटेबल और जो जिसने परफॉर्म किया था वो उस पर चले गए। लेकिन अगर तो क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत होता है तो वो मेरे ख्याल में बिल्कुल स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले होना चाहिए। अच्छा, उसमें किस तरह होना चाहिए कि जैसे आपने ये भी देखा था कि बाबर आजम का एक बयान आया था कि मैं मेरी जो है उसकी जो विशेष है उसको पूरी नहीं किया जा रहा। मतलब मेरे ख्याल में वो कुछ प्लेयर्स को चाह रहे थे, जैसे कि जिसमें से हारिस सुहेल एक प्लेयर थे जो सुनने में आ रहा था कि इनसाइडर नॉलेज भी, कि वो चाह रहे थे कि एटलीस्ट ओडीआई में, मतलब आप ये देखें कि इंग्लैंड में भी आप जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया, फिर अब अगर आप उनको पाकिस्तान कब देखें, आप उनका जिस तरीके से उन्होंने, ऐसा लगा कि वो दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। तो मेरे ख्याल में हारिस सोहेल ऐसा प्लेयर है कि उसको एटलीस्ट ओडीआई में आपने उसको साथ रखना चाहिए, ओडीआई या टेस्ट में। बिल्कुल, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है, लंबा खेलता है, बस थोड़ा सा उनका फिटनेस इशू जरूर है। लेकिन ऑब्वियसली वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो कि बाबर आजम के बाद हम समझते हैं टेक्निकली साउंड प्लेयर है। तो इस तरह के प्लेयर को आप जस्ट लाइक दैट इग्नोर कर दें। ये वही आमिर वाले एक उसका हवाले दूंगा इंटरव्यू का, कि वो ये कहते थे कि इतनी मतलब आपने एक पाकिस्तान क्रिकेट को इतना इजी बना दिया कि अभी पीएसएल के सिर्फ टोटल 10 मैचेस हुए हैं, 14 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 4 मैचेस पर टीम तकरीबन हुए हैं ऑन एवरेज। और उसमें से आपने मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी को पिक कर लिया है। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि जी हमने उनको डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस से पिक किया था। तो फिर वो पहले क्यों नहीं पिक किया गया, अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे पिक करना था तो पीएसएल के बाद ही क्यों पिक किया गया? क्वेश्चन तो फिर उसमें यह यहाँ है से ना आता है। अब सीरीज दानी को जो टेस्ट में किया गया उसकी सीरीज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, तो उसको थोड़ा मार्जिन दिया जा सकता है कि आपने ठीक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले सीरीज थी तो उसमें आपने नहीं इंपॉर्टेंट सीरीज थी उसमें चांस नहीं दिया। अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज है तो उसको आपने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे चांस दे दिया है। धानी का आई थिंक ठीक है, और जो मोहम्मद वसीम का है एक्चुअली उसको भी जी जी अच्छा, बोले। उसमें थोड़ा सा ये ऐड करा था कि एक चीज मुझे खुशी जरूर हुई है कि फाइनली अब्दुल्ला शफीक को, जो इस बेचारे को वहां पे खिला के ड्रॉप कर दिया गया था, अभी भी वो T20 में नहीं है, वो ओडीआई में चलो फाइनली उन्होंने चांस दे दिया कि चलो ओडीआई में वो अपने आप को दिखा सकते हैं अगर उनको चांस मिलता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इन इन शेप ऑफ हैदर अली, उसके बाद दानिश अजीज भी हैं, फिर अब आसिफ अली भी आ गए हैं, शायद तो जिम्बाब्वे साउथ के शकील का भी बड़ा, अगेंस्ट ओडीआई में शायद चांस हाँ, मिले। मे बी जिम्बाब्वे के अंदर उनको शायद वो दे दें। लेकिन वो वाली बात है कि एक्चुअली इस अप्रोच से थोड़ा सा क्या ये होता है कि अगर एक प्लेयर परफॉर्म ना करे तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आप डाल देते हैं और उसका करियर जो है ना वो भी स्टेक पे लग जाता है। तो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी मोहम्मद आमिर ने, कि ईशान किशन जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, जो कि आज हम सब उनकी तारीफ कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनके पीछे आईपीएल के 4 सीजन है। मतलब 4 सीजन उस बंदे ने परफॉर्म किया, लगातार परफॉर्म करता चला गया, और उसके बाद अब उसको उसने इतना प्रेशर झेल लिया है। जैसे कि आज मैं आलिया का जो उनका वो जियो न्यूज पे आए हुए थे वसीम, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप किस तरीके से जो है ना प्लेयर को वो करते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये चीज की उन्होंने हाईलाइट किया कि जी हम ये 2-3 चीजें होती है, एक तो करंट फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है कि जी जो प्रेशर है वो हैंडल कर, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर होते हैं, मतलब वो कहते हैं कि जी डोमेस्टिक में अगर लड़का परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको जज इसलिए ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो एक हाई एंड प्रेशर मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि पीएसएल एट पार है इंटरनेशनल क्रिकेट के, और उस पर प्रेशर भी सेम उस तरह का होता है। तो अगर उस प्रेशर में कोई लड़का परफॉर्म कर जाता है तो हमारे मुताबिक वो एक एड ऑन प्लस एड ले जाता है। तो उनकी ठीक ये है। एक लॉजिक उन्होंने आज अपने से शो किया था। हाँ वो वसीम की लॉजिक आई थिंक मैं एग्री करता हूँ जो भी वो लॉजिक देते हैं जिस प्लेयर की भी। इमाद वसीम को भी निकालने की उनकी लॉजिक ये थी कि लिमिटेड प्लेयर्स जो हैं उनको हम उनको रोल उनको कह रहे हैं कि वसी करें अपने आप को, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है मैच में। अगर आप पावर प्ले के बेस्ट बॉलर हैं तो जरूरत नहीं है कि हमेशा आपको पावर प्ले में ही बॉलिंग करने की जरूरत हमें पूरी टीम को पड़े, आपको उसके बाद भी बॉलिंग करनी पड़ सकती है।
तो जो लिमिटेड बिल्कुल प्लेयर्स ये हैं बात तो उनको है। हम टीम में नहीं ले रहे। जो जबकि जैसे मोहम्मद नवाज उनकी रिप्लेसमेंट लिया तो उन्होंने कहा मोहम्मद नवाज आप पूरी इनिंग्स में भी आप कहीं पे भी उनसे बॉलिंग करवा सकते हैं। जबकि बॉलिंग कर सकते हैं बिल्कुल। इमाद वसीम एक स्पेशलिस्ट आ जाते हैं पावर प्ले में, तो लिमिटेड प्लेयर्स को थोड़ा वो स्क्वाड से दूर रखते अच्छा हैं। आप ये देखिए कि उनकी बॉलिंग की डेप्थ की वजह से उनकी बैटिंग में भी काफी इफेक्ट आया है। हालांकि वो अपने आप उनकी पावर हिटिंग पहले से बहुत इंप्रूव हो गई थी, लेकिन कंसिस्टेंसी खत्म हो गई है। तो बिल्कुल एग्री। नवाज का ये कि उनकी बैटिंग तो पहले से बेहतर है। ऑब्वियसली ये खैर लॉजिक समझ आती है हमें। तो ये सीन जरूर है कि इनको थोड़ा सा प्रेशराइज जरूर करना चाहिए कि भाई किस तरीके से आप। वैसे आप आकिब जावेद की विश को पूरा नहीं कर रहे। आकिब जावेद तो कहते हैं कि जी इमाद को जो है कैप्टन बना देना चाहिए। तो उनका बस चले वो सोहेल अख्तर को बना वो तो बस दें। चल नहीं रहा। सोहेल अख्तर को ही ओडीआई के। वो सोहेल अच्छा अख्तर जी सोहेल अख्तर वाली बात से वही याद आई है कि वसीम का ये भी ऐड ऑन कर दूं। उन्होंने कहा कि हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल स्लॉट्स कौन सी है टीम के अंदर जिसके ऊपर हमें बंदा चाहिए। तो सोहेल अख्तर को तो यही कंफर्म नहीं है ना कि वो बेचारा ओपनर है, मिडिल है या हिटिंग में भेजना है। तो बेचारे का तो फिर इस क्या सिनेरियो। इस बात से मुझे वो शोएब मलिक का याद है। शोएब मलिक से ना मोहम्मद वसीम ने पूछा था कि आप किस जगह पर खेलना चाहते हैं, तो शोएब मलिक ने कहा कि मैं ऊपर की जगह पर नंबर 3 नंबर 4 पर प्रेफर कर रहा हूँ अपने आप को खेलने पर T20s में। तो मोहम्मद वसीम ने उनको कहा कि हमारे पास उधर जगह नहीं है, अगर आपने उधर उन पोजीशन पर आकर खेलना है तो आपने उस लेवल पर अपने आप को लेके जाए, अपना स्ट्राइक रेट उस लेवल पर लेके जाए, अपनी एवरेज लेके जाए, फिर आपको हम लेकर आएंगे। अभी आप उस लेवल पर नहीं है और उन पोजीशन के लिए उस लेवल पर नहीं है, तो अब हम आपको टीम में नहीं ले सकते। तो एक ये थोड़ा अच्छा है कि जो बोर्ड बोर्ड जब या सिलेक्शन कमेटी है उनका प्लेयर्स के साथ राब्ते हैं, वो निकालते हैं, उनको तो रीजन बता के निकालते हैं कि भाई आपको इस रीजन से निकाला जा रहा है, आप इस परफॉर्मेंस ये परफॉर्म करेंगे, इस लेवल पर जाएंगे तो आपको हम कंसीडर करेंगे। ये एक आई थिंक अच्छा, जो पहले हमें सिलेक्शन कमेटी थी उससे ये शिकायतें मिल रही थी कि वो इस तरह की प्लेयर्स बिल्कुल। के राब्ते अच्छा नहीं खैर, जी पॉजिटिव में थोड़ा सा ऐड ये कर दूं कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब वो सिलेक्शन कमेटी में जब कोई भी टीम अनाउंस कर रहे होते हैं उसकी, तो एटलीस्ट वो उसके भाई ये जरूर बताते हैं कि हमने प्लेयर को क्यों सिलेक्ट किया और प्लेयर को क्यों ड्रॉप किया गया। तो ये एक नई अप्रोच है और बड़ी सॉलिड अप्रोच है मेरी नज़र में, क्योंकि इसमें बेसिकली थॉट प्रोसेस समझ आ जाता है कि बेसिकली इसके पीछे पहले तो हमें पता ही नहीं होता था ना कि थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे, क्यों उसको सिलेक्ट कर एग्री। लिया गया है। तो एटलीस्ट ये चीज़ बहुत एक अच्छी चीज़ है। हमें सराहना भी चाहिए जहाँ पे जो चीज़ पॉजिटिव है उसको करना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, उससे हम भी फिर वो तनकीद हम भी करते हैं कि जो आप इस प्लेयर को रखा है इसको क्यों नहीं रखा, इस प्लेयर को निकाला है इसको क्यों निकाला। थोड़ी बहुत हो है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक बाकी चीफ सिलेक्टर जितने भी आए थे उनसे बेहतर कारकर्दगी ही दिखा रहे हैं। देखिए अभी 2 सीरीज उनके हुई हैं और दो दो सीरीज जीती हैं। जीते हैं, तो एक तरह रिजल्ट से आ रहे देखा हैं। जाए तो विन विन रेशियो है उनकी। ठीक है। अच्छा पहले वो उस पर बात कर लेते हैं जो साउथ अफ्रीका की आज, बल्कि पहले आया था कि T20 सीरीज में उन्होंने मेन प्लेयर्स अपने सेलेक्ट नहीं किए थे। अब आज ही बल्कि खबर आई है कि सेकंड ओडीआई के बाद जो उनके आईपीएल के बाउंड प्लेयर्स हैं वो तीसरा ओडीआई भी नहीं खेलेंगे और वो स्क्वाड छोड़ के चले जाएंगे। अब इसमें आई थिंक कितनी सच्चाई है खबर में, वैसे मैंने पढ़ी थी तो इस पे इसकी रीजन जो सामने आई है, जो एक थोड़ी सी समझ भी आती है जेहन में कि जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो इंडिया में होना है, तो वो अपने चाहते हैं प्लेयर्स को ताकि वो मैच प्रैक्टिस हो जाए और इंडिया की पिचेस जो है उनका माहौल जो है उसको समझ लें ताकि हमें वर्ल्ड कप में जाके फिर फायदा हो। तो इस बात से कितना एग्री करते हैं? और वो चाहते हैं कि T20 का जो हमारी सीरीज होती है वो किसी एक टूर्नामेंट से रिलेटेड नहीं है, जैसे ओडीआई की सुपर लीग होती है उसमें हमारे फिर जाके वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होनी है, और जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है टेस्ट मैचेस की, इस तरह की कोई टूर्नामेंट नहीं है T20 लेवल पर, तो हम इसमें नए चेहरों को चांस दे सकते हैं और अपने जो मेन प्लेयर्स हैं उनको इंडिया में जाके, इंडिया में वर्ल्ड कप होना है तो वहां पर थोड़ा माहौल का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा फकर, मैं ओबियसली उनकी एक सोच है या थॉट प्रोसेस है, उसको ओबियसली उनकी एक रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ से ऊपर ना अपना मुल्क के लिए खेलना होता है। अपने मुल्क बिल्कुल। चाहे वो जहाँ भी हो, ठीक है, वो आप देखें अपने मुल्क में आपकी होम सीरीज है। फायदा होम सीरीज जिसको होता है, मतलब एक तो आपकी अपनी सीरीज है, दूसरी होम सीरीज है। उसमें मतलब ये कि हम्म। आपको हर तरह से फायदा है। या तो फिर आप उन प्लेयर्स को सिलेक्ट ही ना करें टीम के अंदर, या तो ठीक आप, है। अगर आपको यही थॉट प्रोसेस है तो फिर आप उनकी सिलेक्शन कमेटी में ही ना करें। क्योंकि भाई आप उनको पहले ही कहते हैं कि भाई ये प्लेयर्स हमारे लिए कंसिडरेशन में ही नहीं है। जैसे कि वसीम ने किया था कि उन्होंने कहा मोहम्मद हफीज वाला जो केस है कि उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया उन्हें। फिर तो उनका हम्म। क्लियर थॉट प्रोसेस नजर आता है। अब टी सेलेक्ट भी कर रहे टी हैं और ट्वेंटी में बाद तो में। सिलेक्ट नहीं ना किया। ओडीआई का पता नहीं अब ये कितनी सच्ची न्यूज़ है कि वो तीसरे ओडी के लिए खेले बगैर चले जाएंगे। T20 में तो उन्होंने सिलेक्ट ही नहीं ना किया मेन प्लेयर्स को, वो तो ठीक है वो तो बात। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना, अगर नहीं भी सिलेक्ट किया तो बेसिस सिलेक्ट करना चाहिए था। इतनी कोई बड़ी लीग नहीं थी।
मतलब आप देखें आईपीएल 2 महीने की होती है, कोई 1 महीने की तो होती नहीं है, अच्छी खासी लंबी आईपीएल है। अगर वो कुछ मैचेस मिस भी कर जाएं और उसके बाद आईपीएल पे चले जाएं तो मेरे हम्म ख्याल में ऐसा कोई वो चीज नहीं थी। अपने मुल्क के लिए खेलना हम्म बहुत बड़ी प्राउड है, और मेरे ख्याल में ये बोर्ड को, हर बोर्ड को, मैं खाली साउथ अफ्रीकन को नहीं चाहूंगा, पाकिस्तानी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ये प्रेफर देना चाहिए कि बल्कि प्लेयर्स को इस चीज को तैयार करना चाहिए कि कोई भी चीज हो सबसे पहले आपने प्रेफर करना है अपने मुल्क के लिए। जैसे मुझे खुशी हुई थी, वसीम ने बकायदा उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि हमने हारिस रऊफ को फोन किया, हमने कहा कि तुम टेस्ट मैच खेलना चाहते हो, उसने कहा कि बताएं मैं कल जाऊं, कल बैठूंगे, मैं अभी बैठ जाऊं। तो इसका सही मतलब है। क्या है कि प्लेयर की शौक पैदा होता है, मतलब उसको उसको ये होना चाहिए कि चाहे वो बेचारे को मौका नहीं मिला, वो बेंच पे बैठा रहा, लेकिन उसको ये था कि मैंने अपने आप अवेलेबल करना है पाकिस्तानी, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए। हालांकि वो बिग बैश खेल रहे थे, वो भी एक ऐसे एक अच्छी कैपेबल, एक बड़ा बड़ा नाम था उसका, लेकिन यही हम्म चीज देखनी चाहिए मेरी नजर में। यहाँ पे थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन बोर्ड, आई डोंट नो, देखिए एक 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 फेज होता है फ्रंट फेज, एक होता है बैक एंड फेज। बैक एंड फेज में आपको पता है कि आईपीएल के अंदर जितना पैसा है, जितना ग्लैमर है, जितना ज्यादा स्ट्रांग बोर्ड है, कोई भी नहीं चाहेगा। मे बी उनके जो हो सकता है प्लेयर्स ने बैकएंड पे थोड़ा सा प्रेशराइज किया हो बोर्ड को कि अगर हम नहीं गए टाइमली तो हमें नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। एक ये भी जहन में थोड़ा थ्रेट होता है, क्योंकि इस दफा आप देखें आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो पिछले दफा नजर आते थे, लेकिन इस दफा नहीं है। तो ये भी एक चीज होती है। तो मे बी अब एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वो तो इनको ही पता होगा, लेकिन मेरी नजर में अपनी जो मुल्क के लिए खेलना प्राइड है। और वो बिल्कुल। आप इस और तैयारी के लिए आप पहले भी जा सकते हैं इंडिया, या कोई ऐसा सीरीज इंडिया के साथ शॉर्ट सीरीज रख सकते हैं, 3-4 T20s की। वो बोर्ड जो है इस तरह की चीजें करते रहते हैं। हाँ, यकीनन तो प्रेशर ये तो थोड़ा आया सा मेरे होगा लिए प्राइड है। फ्रेंचाइजीज की तरफ से, काफी ज्यादा प्रेशर आया होगा कि हमारे प्लेयर्स हैं, इन्होंने हमने सेलेक्ट किया, तो आप रिक्वेस्ट की होगी साउथ अफ्रीका बोर्ड से, तो ऑफर वगैरह की होगी। बैक एंड स्टोरी क्या है उसका तो हम नहीं कुछ कह सकते। तो फिर वही है कि उन्होंने प्लेयर्स अपने अनअवेलेबल कर दिए हैं T20 सीरीज के लिए। ओडीआई सीरीज में अगर 2 अप्रैल को पहला मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। इसमें बाबर आजम है, कैप्टन है, इमामुल हक को ऐड किया, ये आ गई है। इमामुल हक है, फखर जमान है, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स हैं, हैदर अली, दानिश अजीज, साउथ शकील बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह आसिफ अली आ गए हैं। ये मिडिल ऑर्डर आ जाएगा। फहीम अशरफ है, वसीम जूनियर, शदाब ऑलराउंडर्स है, नवाज भी ऑलराउंडर है, रिजवान सरफराज विकेट कीपर्स हैं, उसके बाद शाहीन, हारिस, हसनैन, हसन अली और उस्मान कादिर बॉलर्स हैं। ओवरऑल स्क्वाड देख कर क्या कहेंगे, ओडीआई स्क्वाड कैसा लग रहा है? अच्छा, वेल बैलेंस स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट किया है इन्होंने। आई डोंट थिंक सो कि कोई मोहम्मद हफीज एक नोटेबल नाम है, नोटिसेबल नाम है, जो कि ओडीआई में नहीं है मेरे ख्याल में। उनको मतलब मे भी शायद अभी नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमेशा जब भी मैंने देखा है कि अब देखे ना, वो इयन मॉर्गन है, कितने सीनियर है, वो उसको हम्म उनको ड्रॉप नहीं करते जबकि वो खुद ना करें। एक रिस्पेक्ट भी होती है कि क्योंकि मोहम्मद हफीज या तो स्लो खेल रहे हो ना इस वक्त, तो जिस फॉर्म में है, उनसे तो मैं बल्कि लाहौर कलंदर के मैनेजमेंट से भी डिस्कस कर रहा था कि आप उनको जो एक इस तरह का फॉर्म का प्लेयर होता है, अब उनको मैक्सिमम मौका दें, क्योंकि देखिए नहीं, ये वो आज खेल रहे असल हैं, में कल नहीं मकसद है दो खेलेंगे। वर्ल्ड वर्ल्ड कप देखे ना, अपने वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट करनी है। 2023 का वर्ल्ड कप अब अनसर्टेन है मोहम्मद हफीज के लिए, वो खेलेंगे 40, आई थिंक 41 के तो हो गए हैं, 41 42। तो मुश्किल है 2023 का वर्ल्ड कप उनके लिए खेलना, तो इस वजह से वो ओडीआई में कम से कम उनको चांस नहीं दे रहे। T20 के आगे 2 वर्ल्ड कप हैं, इस साल है, एक अगले साल। तो T20 के लिए और मैच फिटनेस का भी देखना पड़ता है ना। मैच फिटनेस उनकी T20 के लिए तो ठीक है, अब जब आपको वनडे भी खिला लेंगे तो अब उनकी फिर T20 परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट ना पड़े, इसका भी काफी देखना पड़ता है फिर। हाँ, ये कि ओबियसली सीनियर हैं, तो अगर रिसोर्स हैं तो उनको इस तरीके से शायद वर्कलोड मैनेज भी किया जाता है। तो ये हम्म अगर उस थॉट प्रोसेस है तो फिर तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल में एक वेल बैलेंस साइड है। मुझे अब्दुल्ला शफीक का नाम देख के अच्छा लगा कि उनको दोबारा मौका दिया गया। ठीक है, T20 आईज में तो नहीं, लेकिन वनडे में जरूर मौका दिया गया कि उनको चांस मिलता है। तो आई होपफुल कि वो जिस तरह के एक अच्छा क्लासिकल प्लेयर है, उनको मौका मिलना चाहिए। हम्म लेकिन मेरे ख्याल में फखर जमान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, जिस तरीके से अभी रिसेंटली उन्होंने 1-0 की एक अच्छी इनिंग खेली है प्रैक्टिस मैच में, उनको उससे दूसरे बूस्ट मैच मिला में होगा 50 की उनका। है। दूसरे मैच में बिल्कुल 50 की, उससे पहले पीएसएल बहुत अच्छा ये चल स्ट्रांग रहा है। गया। और सबसे अच्छी बात है फखर, जो मैं ये चीज को नोटिस कर रहा था कि वो उन्होंने मोहम्मद हफीज की शायद कुछ बातों को शायद सीरियस लिया, या थोड़ा सा उन्होंने ये बात की थी आगे हम्म टेलीविजन पे कि हमें उनको थोड़ा सा ऑफ टाइम मिला, तो उन्होंने अपनी टेक्निक को थोड़ा सा अपने उस पर वर्कआउट किया है। तो अब आप ये सही है। देखेंगे जो ऑफ की बॉल है उसको लेग की तरफ एक लपेटते थे और आउट होते थे, उसको उन्होंने थोड़ा सा शॉट को रोका है, कंट्रोल किया है, और ऑफ की बॉल को या तो छोड़ रहे हैं या फिर उसको उसी साइड पे खेल रहे हैं, जिसकी वजह सही से, है। और थोड़ा सा टेम्परामेंट भी अपना बेहतर किया है कि अगर 2-4 डॉट बॉल्स हो जाती हैं तो वो सिंगल ले लेते हैं, लेकिन निकल के
एक रैश शॉट की तरफ नहीं जाते। तो ये दो मैंने देखी है उनके अंदर मेजर, उनकी एक बैटिंग में थोड़ी सी एक मेच्योरनेस आई है, वो एक अच्छी चीज है और मैं चाहता हूँ कि वो इस टूर पे नजर आए और फखर की तरफ से कोई एक अच्छी बड़ी इनिंग हमें नजर आए। मेरे ख्याल में फखर जमान और इमामुल हक से इनको ओपन करना चाहिए, क्योंकि इमामुल हक ओडीआई में अभी भी जो है ना उनकी 5.2 पर ओडीआई के हिसाब से सेंचुरी का रेट है, जो सही कि है। इस टाइम दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। अच्छा। तो ये बहुत इनक्रेडिबल है। फर्स्ट पे तो ऑब्वियसली शे होप है, जिनका तो इनक्रेडिबल फिलहाल है 3.2 के हिसाब से जा रहे हैं। इनसे पहले रोहित शर्मा और इनके बाद जो है केएल राहुल है। तो मेरे ख्याल में सही। इमाम को बिल्कुल मौका देना चाहिए। उसके बाद सेकंड में हालांकि एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से रिजवान की इस टाइम फॉर्म लगी हुई है, रिजवान इस टाइम ओपनर सेट भी हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो आपकी बात कर रहे थे कि वनडे में वो एज नंबर 4 बाबर के बाद एक नंबर अच्छा 4। मिडिल ऑर्डर स्टेबल कर देते हैं, क्योंकि वो भी बिजी प्लेयर है, रिजवान भी एक बिजी प्लेयर है, और मिडिल ऑर्डर में इस तरह का प्लेयर चाहिए होता है जो एट ईज अपने मतलब लॉन्ग हिट्स भी मार लें और सिंगल डबल करके स्कोर भी ना रोक। तो सही। ये एक हमें प्लस पॉइंट होगा। हैदर अली को देखना पड़ेगा कहाँ यूटिलाइज करते हैं। ऑब्वियसली आसिफ अली आ गए हैं तो मेरे ख्याल में आसिफ अली को प्रेफर दिए जाएगी। शादाब आसिफ का अली और ऑब्वियसली वाइस दानिश का कैप्टन है। आ रहा है। नंबर जी 6 जी। पे मसला आ रहा है, दानिश अजीज और आसिफ अली का, मैं तो और हमेशा उसमें से दोनों को प्रेफर किया जाएगा। जी यंगस्टर को देखना चाहूंगा, दानिश अजीज को, लेकिन मुझे लगता है एज वाइस कैप्टन ओबियसली शादाब की तरफ जाएंगे। उनको थोड़ा सा अपना बॉलिंग में जो डिप आई है उसको थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि वो एक जिसे कहते हैं ना बिट ऑफ वरी बन गई है, जैसे कि हमने वो लास्ट मैच इंडिया का देखा जिसमें कुलदीप यादव एक उनके लिए एक बिट ऑफ वरी बन गए हैं, जो कि एक वक्त में मैच विनर थे। तो अब वो अपनी होम कंडीशन में भी अगर परफॉर्म ना कर पाए कोई बॉलर, तो इट इट बी ना बिट ऑफ अ वरी। तो मेरे ख्याल में शादाब को देखने चाहिए अपनी वो। तो मेरे ख्याल में ऑल ओवर अच्छी है स्क्वाड। अब ये देखना पड़ेगा मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स के, ये हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन के साथ जाएंगे या हसनैन को मौका देंगे, ये देखेंगे। मेरे ख्याल में हारिस रऊफ इस टाइम अच्छी फॉर्म में है, बेहतर ठीक है। फॉर्म में है। हमने पीएसएल में भी देखा जिस तरीके से उनकी पेस स्टिक चल रही है, अपने एक जनरेट किया हुआ, और साथ में जिस तरीके से वो यॉर्कर्स पे इन दी एंड ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ इज बेटर ऑप्शन फॉर मी। हसनैन से बहुत बेहतर बॉलर है इस टाइम करंटली, एक उनकी ग्राफ हाई साइड पे है। हसनैन को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हसनैन आप देखें उनका थोड़ा सा इशू आता है कि वो शॉर्ट पे बॉल करते हैं, या फिर अब जो है ना ट्रैकर हाफ ट्रैकर पे साइड पे बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत इजीली ड्राइवेबल है। मसला है कि अगर ठीक वो है। बॉडी में, अगर हमेशा उन्होंने विकेट तब लिए जब वो इन इन बॉडी गेन करते हैं, या शॉर्ट पिच उनकी अच्छी है या फिर बॉडी के अंदर अगर गेन करें, जहां पे वो थोड़ा सा ऑफ रेडार होते हैं उनको बहुत इजीली मार पड़ती है, चाहे वो 150 पे क्यों ना गेन करें। तो ये थोड़ा सा ठीक। एक देखना पड़ेगा उनको, उनकी थोड़ी सी जो लेंथ है उनका इश्यूज आ रहा है। तो इम्प्रूवमेंट की है ऑब्वियसली काफी मार हसनैन हारिस, ने भी। नो डाउट इंप्रूवमेंट बहुत की है, हम्म, नो डाउट। लेकिन स्टिल आप ये देखें कि हसनैन को आप डेथ बॉलिंग का बॉलर नहीं कंसीडर करते, जबकि सही। हारिस रऊफ इज अ डेथ बॉलिंग बॉलर, जो कि अभी भी आप देखेंगे एंड में आके बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। ओपनिंग के लिए आप ये देखें मेरे ख्याल में शाहीन और हसन अली को प्रेफर करेंगे नए बॉल के लिए। तो आई होप सो, मुझे लगता है कि स्क्वाड वेल बैलेंस है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान एक अच्छा शो पुट ऑन करेगा, और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अगर जैसा ये न्यूज आ रही है कि सेकंड ओडीआई के बाद उनके मेजर प्लेयर्स काफी निकल जाएंगे, तो पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए। बिल्कुल। और उस्मान कादिर का एक मैं चाह रहा था कि उस्मान कादिर को मौका देना चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका में स्पिनर आई थिंक इतना इफेक्टिव नहीं रहते। तो फहीम अशरफ भी लाजमी खेलेगा एज ऑलराउंडर, तो फहीम अशरफ के भी बॉलिंग को देखना पड़ेगा। उसके बाद उस्मान कादिर और शदाब में अगर मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए, शदाब को प्रेफर करेंगे क्योंकि एज वाइस कैप्टन भी हैं, थोड़ा बैटिंग एडवांटेज भी दे देते हैं। तो उस्मान को शायद इस सीरीज में मौका ना मिल सके उस तरह, पहले 2 मैचेस में तो स्पेशली। अब डिपेंड करता है कि वो पिच पिच पे डिपेंड करता है फकर कि अगर पिच थोड़ा सा स्लो और टर्निंग पे हो और थोड़ा सा स्पिनर को मदद करे, तो मे बी फिर शायद ये फहीम अशरफ की जगह उस्मान कादिर पे चले जाए। नहीं, जैसे फहीम अशरफ जिस तरह फॉर्म में है, मुश्किल है कि फहीम अशरफ को बाहर निकाला जाएगा। तो बैटिंग एडवांटेज भी देखना पड़ता है ना, बैटिंग आपकी डीप जानी चाहिए, 6 7 8 नंबर पर जानी चाहिए, जैसे इंग्लैंड की बैटिंग जाती है इस तरह। वैसे आपको बताऊं उस्मान कादिर इज अ डिसेंट बैट आल्सो। वो इतने मतलब टेल एंडर टाइप नहीं है। वो इन दी थोड़ा एंड बहुत उन्होंने डाल। कई छोट हाँ पहले वो भी उनको मौका उस लेवल पे कम मिला है, तो इसलिए वो अपने टैलेंट को शोकेस नहीं कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में अब आई डोंट नो उनकी करंट बैटिंग परफॉर्मेंस फॉर्म कैसी है, लेकिन ही इज अ डिसेंट बैट आल्सो। सही है, चलें। आई थिंक 35 मिनट्स का हो गया है, शो को एंड करते हैं और फिर
जैसे सीरीज करीब आएगी तो इस पे फिर हम प्रीव्यू शोज भी करेंगे, प्रॉपर प्लेइंग 11 क्या होगी उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू उमैर भाई, और जो व्यूअर्स हमने देखा उनका भी बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दें साथ साथ, और शेयर अपने सोशल सर्कल में जरूर कर दें। आपसे अगली वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी। हमें दे इजाजत, क्योंकि क्रिकेट है जिंदगी। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़।